कांग्रेस कांग्रेस को हरा देती है। लोग कहते हैं कि वो खड़े हुए तो उन्होंने हरा दिया, फिर वो खड़े हो तो उन्होंने हरा दिया, फिर वो तीसरे खड़े हुए तो बाकी सबने मिलकर हरा दिया। ये इस तरह की बातें चलती है। राज्य का तो आप बता रहे हैं कांग्रेस आ रही है राजसमंद में। फिर उस वक्त जब राजनीति आपको पता चला कि मेरे को चुनाव लड़ना है सभापति वाला जी, तो मानसिक रूप से आप तैयार थे? संघर्ष होता है उस समय, जो आपके जीवन में उतार चढ़ा, उस समय जो डिसीजन होते हैं, उस समय जो परेशानियों को आपको फेस करना है। कांग्रेस के दावेदार उस तरह से सक्रिय नहीं दिखाई देते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि हालिया विधायक होने के बावजूद भी अलग अलग चेहरे दावेदारी कर रहे हैं, पर कांग्रेस का चेहरा इतना बिल्कुल ताकत के साथ क्यों नहीं आता है आगे? तकरीबन 8 साल जी, इस दौर में आप राजनीतिक रूप से इतनी सक्रिय दिखाई नहीं दी। कहने की जरूरत नहीं कि मैं दावेदार हूँ। चुनाव के लिए भी कहा जाता है कि आशा जी भाग्य से सभापति बन गई, अगर सहेली देवी नहीं होती तो लोग कहते हैं कि परिणाम कुछ और भी हो सकता था। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस में एक आप बड़ी अच्छे तरीके से सक्रिय भी है, तो ऐसे में कहीं कोई संकेत भी मिलते हैं कि एक महिला चेहरा इस बार हम आजमा सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जितनी लाइमलाइट आपको मिलनी चाहिए थी शायद कहीं उतनी नहीं मिल पाई हो? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी दावेदारों की मजबूत लाइन बनी हुई है और सारे दावेदार स्थानीय बाहरी के नारे भी चल रहे हैं, दावेदार भी अपनी दावेदारियां कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि कहीं आपस के उनकी इन दावेदारियों के टकराव में कांग्रेस थोड़ा अपने फायदा भी सोच रही होगी? हम काम कर सकते हैं जी, हम काम को बता नहीं सकते। ऐसा कभी नहीं लगा कि हम विपक्ष या विपक्ष ऐसा कुछ हो रहा है। जो सम्मान और जो समर्थन, जो सहयोग सभी पार्षद ने दिया, उसी से हम 5 साल पूरा कर पाए। प्रदीप जी भाई साहब का होना, फिर संदीप जी का, और ये सब जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कहीं जहन में था कि आगे फिर से राजनीति में मैं सक्रियता से दिख पाऊंगा? कांग्रेस में कई बार क्या होता है कि वो आदेश आते आते इतनी देर हो जाती है कि कांग्रेस के किसी चेहरे को चुनाव भी लड़ाओ तो फिर उसके पास तैयारी के लिए 15-20 दिन ही बचते हैं। लोग कहते हैं कि उस वक्त सिर्फ आप एक कठपुतली की तरह थे, प्रदीप जी सारा सब कुछ संभालते थे। नमस्कार। चुनावी समर, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल सजने को तैयार हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग दावेदारों को आप तक पहुँचाएँ। कुंभलगढ़ क्षेत्र की दावेदारियों में से हम दिलीप सिंह राव तक पहुँचे, नाथद्वारा क्षेत्र से हम महेश प्रताप सिंह चौहान को लेकर आए भारतीय जनता पार्टी से। तो पुनः आज हम राजसमंद विधानसभा में पहुंच चुके हैं और राजसमंद विधानसभा से एक ऐसा चेहरा जो राजनीतिक रूप से काफ़ी लंबे समय तक सक्रिय रहे, पद पर रहे, बीच के कई उतार चढ़ावों के बाद इस बार जो 2023 का चुनाव हम बिल्कुल सामने की तरफ देख रहे हैं, जिस प्रकार से हमें लग रहा है कि 2023 में कांग्रेस के चेहरे कौन हो सकते हैं राजसमंद से, तो उस दावेदारियों की दौड़ में वो एक चेहरा है, बड़ा मजबूत चेहरा है। और राजसमंद विधानसभा का अगर थोड़ा सा हम भारतीय जनता पार्टी का भी इतिहास देखें तो 2008 से लेकर 23 तक महिला चेहरा प्रतिनिधित्व करता रहा है। तो अगर मैं अब जिस चेहरे तक पहुंच रहा हूं वो कांग्रेस की तरफ से एकमात्र ऐसा महिला चेहरा है जो दावेदारियों की इस दौड़ में बना हुआ है। आप समझ ही गए होंगे मैं राजसमंद की पूर्व सभापति आशा जी पालीवाल की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका राजसमंद एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है जी। और मैं भी आपके सहज सरल व्यक्तित्व और आपके कवि हृदय को स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जब मैंने आपको पहली बार वो राणा राजसिंह की जयंती पर, मुझे नहीं पता आप कवि भी हैं, तो जो कविता आपने सुनाई थी उससे लगा था कि हालांकि मेरी कविता यूं लगा कि राजसमंद के जो सभापति जितने भी रहे उनके ऊपर ज्यादा कटाक्ष था, जितने भी स्पष्टीकरण था ना, चाहे वो हम भी रहे हों तो उस समय ये हमारी भी कमी रही है, तो इसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। चलिए, मैं वैसे हालांकि सवाल कुछ अलग तैयार करके आया, मगर आपने जैसा पहले कहा तो मैं कई बार देखता हूं, जैसे कि मैंने 1-2 बार कार्यक्रम में भी आपसे बात की है, आप चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। अमूमन राजनेता चीज़ों को गोलमोल करते हैं, आप चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि राजनीति में चीज़ों को स्वीकार करना भी कहीं मेरे लिए नुकसान का सौदा हो सकता है? नहीं, जब अब हमें लगता है कि जब हमें राजनीति सेवा ही पढ़ा है हम सब ने जी आज तक जी, तो राजनीति सेवा ही होती है, तो उसमें सच को स्वीकार करने में कहाँ बुराई है जी। थोड़ा सा हम उसमें वो होता है कि राजनीति ज़्यादातर ये धारणा होती है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपना फ़ायदा देते हैं, इसलिए वो उसको टाल मटोल करते हैं। प्रदीप जी ने जो राजनीति का कैरियर उनका बहुत लंबा रहा है, तो मैंने उनसे ही सीखा है। तो उन्होंने जब भी कहा है राजनीति में, उनका स्पष्टीकरण था चाहे कोई भी है, सच सच ही है जी। हालांकि राजनीतिक बातों की तरफ लौटेंगे, कुछ पारिवारिक उतार चढ़ाव की बात भी करेंगे, मगर उससे पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को पता चले कि आशा जी का प्रारंभिक जीवन क्या रहा, शिक्षा की क्या स्थिति रही, ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ जी। शिक्षा तो मेरी स्कूल ही हुई और फिर मैंने पढ़ाई भी की थी,
लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जी। कि मैं उसके वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। जी। बाकी मैंने पढ़ाई तो संस्कृत में की थी, जी। एमए तक की, जी। लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा आ जाता था तो उन किताबों को मैंने सिर्फ पढ़ लिया था। जी, नहीं तो पढ़ाई के दौरान ये शादी वाला प्रकरण भी फिर उसी दौरान आया? शादी हो गई थी जी, शादी हो गई थी। जी। जी। तो उसके बाद मेरे को था पढ़ने का भी था मुझे, पर फिर परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। जी। फिर क्या थोड़ा सा उस समय एक माहौल भी बनता है, तो उसमें मैं पढ़ाई तो करती थी, लेकिन हर बार कुछ ऐसा आ जाता था कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाती थी। जी। तो वो किताबें पढ़ना मेरा शौक तो ये था। प्रदीप जी, भाई साहब और आप लोगों की, चलिए थोड़ा सा मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ जवाब देना, मुलाकात कैसे हुई? जी, वो क्या हुआ कि यहाँ क्या पहले इतने ये कार्यक्रम होते नहीं थे। जी। तो एक बार यहाँ कवि सम्मेलन हुआ। अच्छा। इसीलिए मैं कवि तो ये जो अपना है ना बालकृष्ण जी। देवभवन, वहाँ हुआ था। तो मेरे को कवि सम्मेलन सुनने का बहुत शौक था शुरू से ही, क्योंकि किताबें पढ़ती थी। तो वहाँ सर भी वहाँ दोस्तों जी। के साथ आए थे। जी। तो फिर देखा, मुलाकात, जी। तो वहाँ मुलाकात हुई। तो मैं झील के किनारे जो पाल है ना, वहाँ रहती थी, जी। और ये उधर धोरा मोहल्ला। जी। तो हमने कभी धोरा मोहल्ला देखा नहीं। तो वहाँ से हमने देखा, तो फिर इन्होंने पता किया कि कौन है ये। तो इनकी जो एक मतलब रिश्तेदार है, तो वो मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा, तो ऐसे मतलब तो वो उन्होंने स्कूली दौर से स्कूली तो फिर दौर उन्होंने उनकी सिस्टर को कहा कि ये, फिर पता किया कि हाँ ये इसमें आती है। तो बड़ी रोचक पर मेरे को एक और इसमें रोचक लग रहा है कि आप जो जब शब्द इस्तेमाल करिए सर, ये वैसे सर शब्द कहाँ से निकल कर आया? सर वो क्या होता है कि फिर जब मेरे को सब मैडम कहने लगे तो सब उनको तो भाई साहब कहते, तो फिर जो कोई भी आता तो सर, तो फिर मैंने कहा नहीं सर ठीक है। मैडम और सर अब वाला। मैं वो क्या थोड़ा ठीक है, अब तो अपन नाम को बोलते हैं, पहले तो यूँ नाम लेना ठीक नहीं लगता था कोई, और फिर फैमिली में भी कोई बड़े होते हैं तो वो, तो फिर मैंने कहा नाम लेते हुए कहीं होता तो वो थोड़ा सा यूँ लगता है। तो फिर सबने कहा आप तो सर कह दो, तो सबसे अच्छा। तो शादी के बाद सर ने फिर आगे की पढ़ाई के लिए कुछ कहा नहीं? नहीं, उन्होंने कहा पढ़ाई का तो उन्होंने यूँ जैसे रखा भले पढ़ो, लेकिन फिर मेरी एक तो मेरा फिर स्वास्थ्य भी खराब रहने लग गया। तो मेरे मतलब ऐसी मतलब बीमार होती थी कि वो 5 महीने 6 महीने तक मैं बीमार चलती थी। तो पढ़ तो लेती थी, लेकिन वो परिस्थितियाँ ऐसी आती जब वो एग्ज़ाम का टाइम होता तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाती थी। किताबें में, हाँ किताबों का तो आपको मतलब तो ठीक है दे दिया है, बाकी आपको एक लाइब्रेरी मिल जाती है। इतना किताबों का शौक था, चाहे कोई भी मैगजीन वगैरह हो या चाहे कोर्स की हो या धार्मिक हो, तो मेरे पास सारी किताबें मिलती थी। तो धार्मिक भी जो अपने इतनी होती है तो वो भी मैंने काफ़ी पढ़ चुकी हूँ। तो वो उसका भी थोड़ा उसमें आ जाता है। तो थोड़ा धार्मिक जीवन भी रहा, तो उससे थोड़ा सा ठीक है, वो एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई थी। वो मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि आपने जो एजुकेशन बताई ना, हालांकि मेरे को भी थोड़ा यूं आश्चर्य हुआ, और मेरे को लगता है कि इस इंटरव्यू को देखकर राजसमंद के लोगों को भी आश्चर्य होगा कि क्योंकि हर एक व्यक्ति को लगता है कि आशा जी ने या तो बहुत बढ़िया कोई एजुकेशन के कोर्स कर रखे हैं, मगर यहाँ से ये निकल के आया है कि किताबें बहुत पढ़ी है। ये जो आप जो बोल लेते हैं वाक चातुर्य है, तो किताबें बहुत पढ़ी है आपने। किताबें पढ़ने का मेरी हॉबी रही जी। तो ये फिर वहाँ से जो किताबें पढ़ते पढ़ते हल्का सा राजनीतिक, क्योंकि आपका तो जो दौर था वो राजनीति का, मेरे को जहाँ तक समझ में आता है, तो एक अचानक से, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में शायद सभापति का सीधा चुनाव जब हुआ और उसमें आप एक दावेदार के तौर पर, तो फिर उस वक्त जब राजनीति आपको पता चला कि मेरे को चुनाव लड़ना है सभापति वाला, जी, तो मानसिक रूप से आप तैयार थे उस वक्त? वो क्या था, मैं तो पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं थी, सर ही थे, तो कभी भी मेरा कहीं आना जाना था नहीं। जी। वो अचानक ऐसा हुआ कि ओपन चुनाव भी हुआ और महिला सीट आई। तो सब ने सर को कहा कि इस बार भाभी जी को भी देखे, ट्राई कर लो आप, मतलब पार्षद इतने टाइम से 5 बार वो पार्षद रहे थे। तो थोड़ा तो उन्होंने पहले देखा नहीं, जो फिर सबका वो प्रेशर आया, तो फिर उन्होंने देखा चलो क्या कि ओपन चुनाव है, तो उन्होंने देखा इसमें ज़्यादा लेडीज़ का इतना वो परेशानी जैसी नहीं रहेगी, तो उन्होंने उसके लिए वो तैयार हो गए। तो वह सबके कहने से फिर उन्होंने पर उस चुनाव के लिए भी कहा जाता है कि आशा जी भाग्य से सभापति बन गई, अगर सहेली देवी नहीं होती तो लोग कहते हैं कि परिणाम कुछ और भी हो सकता था।
सच तो यही है। सच तो यही है। सच यही है कि यही एक है। बड़ा बड़ा फैक्टर उस वक्त। जी बिल्कुल, क्योंकि जो उस समय उनका जो जाति समीकरण जो उनका बैठा था, तो बहुत बड़ा समाज है उनका, और वो सब ज़्यादातर बीजेपी में। जी, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है। बिल्कुल। तो ये बात है कि जो उनकी जो रैली देखी थी, तो सबको लगा था कि कोई चांस है नहीं है, पर उनका खड़ा होना ही मेरी जीत का बड़ा एक बिल्कुल। मेरे को थोड़ा अभी, हालांकि इंटरव्यू की शुरुआत हुई है, मगर मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतने स्पष्ट लोग राजनीति में आते नहीं हैं, तो आज मुझे लगता है कि राजसमंद के लिए बड़ी बेहतरीन बात है। मतलब लोग कहते हैं ना, कई बार राजनेता क्या होता है, कुछ बोल देता है, पब्लिक समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है। आज कम से कम यहाँ से ये निकल के जा रहा है कि पब्लिक सोचेगी कि हाँ, आशा जी ने बिल्कुल बात तो सही कही है, राजनीतिक के परिप्रेक्ष्य में नहीं कही। मगर आपका जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल का एक पक्ष और भी निकल कर आता है। लोग ये कहते हैं कि आशा जी बोलने में होशियार हैं, आशा जी बातों को समझती है। आशा जी जब वो 5 साल उन्होंने सभापति का कार्यकाल देखा, तो सभापति के तौर पर राजनीति को भी समझने लग गई। मगर फिर भी लोग कहते हैं कि उस वक्त सिर्फ आप एक कठपुतली की तरह थे, प्रदीप जी सारा सब कुछ संभालते थे। नहीं, कठपुतली जैसा नहीं था। सर का एक्सपीरियंस था, जो इतने साल का, 30 साल का उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस था, तो वो मेरा मार्गदर्शन करते थे। तो उससे क्या था कि जो चीज़ मैं नहीं जानती थी, तो वो सिखाना, तो वो चाहे सर सिखाए या कोई और भाई सिखा देता, तो उसमें कहाँ कठपुतली। कहीं ना कहीं वो मार्गदर्शन ही मेरे को लग रहा है कि इतनी ताकत दे रहा है कि इन विधानसभा के चुनावों के लिए भी हम सोच पा रहे हैं शायद। जी, ये चीज़ें निकलती है। मगर ये भी तो निकलता है कि ऐसा नहीं लगा आपको कि क्योंकि सभापति के तौर पे हम देखते हैं एक लाइमलाइट में रहता है, नगर के प्रथम नागरिक होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जितनी लाइमलाइट आपको मिलनी चाहिए थी, शायद कहीं उतनी नहीं मिल पाई हो? नहीं, मिली है। संतुष्ट है आप? बिल्कुल सेटिस्फाई। अपने सभापति के उस कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप, किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, हम बहुत सेटिस्फाई हैं, और जो जनता ने स्नेह दिया, जो सम्मान दिया और जो समर्थन दिया है, उसका तो हम धन्यवाद किन शब्दों में करें। और जो बोर्ड था, वो बोर्ड उनका था, बीजेपी का था, मैं सभापति थी। हमारे 11-12 पार्षद थे, उनके 17 थे, फिर और मनोनीत हुए क्योंकि सरकार चेंज हुई, 21 हुई। लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि हम विपक्ष या विपक्ष ऐसा कुछ हो रहा है। जो सम्मान और जो समर्थन, जो सहयोग सभी पार्षद ने दिया, उसी से हम 5 साल पूरा कर पाए थे। जी, पर यूं अगर देखें कि आज अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, महिला चेहरे के तौर पे कांग्रेस की तरफ से आपका नाम भी लगातार सुर्खियों में रहता है, पर जो आपने अपना कार्यकाल देखा, उसके बाद सुरेश पालीवाल चेयरमैन बने, फिर अभी अशोक जी टांक चेयरमैन है, ये जो बीच के तकरीबन 8 साल, जी, इस दौर में आप राजनीतिक रूप से इतनी सक्रिय दिखाई नहीं दी? नहीं, जैसे कहीं भी जैसे मीटिंग वगैरह है या कहीं ऐसा कोई प्रोग्राम है, तो बराबर जाती थी। तो अब भी कोई ऐसा पोस्ट वो थी नहीं, तो अपन वो उस वजह से कहाँ जा सकते हैं। जैसे मीटिंग है पार्टी की, या कहीं भी कोई प्रोग्राम है, या सोशल में भी कहीं मैं, जैसे राजनगर है या कहीं भी समाज का कोई भी काम है, तो मैं बराबर जाती थी। जब आप सभापति थे और प्रदीप जी पूरी की पूरी राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, बागडोर संभालते थे, आप भी राजनीतिक रूप से, उस दौर में कभी ऐसी चर्चाएं चली है आप लोगों के बीच में परिवार के बारे में या पार्टी के अपने अच्छे मित्रों के बीच में कि भविष्य में हम विधायक या सांसद का भी सोच सकते हैं? नहीं, हमने ये नहीं सोचा। जब हम चेयरमैन में जब सभापति थी, तो वो चुनाव आया था, तो सब ने कहा था कि आप भी दावेदारी कीजिए एमएलए की, नहीं भी कुछ भी होगा तो आप वापस हो। तो सर ने कहा कि नहीं, जो एक समय अभी एक पोस्ट है, हम उसके लिए ही हैं, हम दावेदारी नहीं करेंगे। आपसे मैं जितनी बार मिला हूँ, मेरे को एक यूँ लगा है कि आप जब चेयरमैन जब थी सभापति के उस कार्यकाल में, तो मैं इतना कनेक्टेड नहीं रहा, मगर उसके बाद जब मिला हूँ तो बड़े एक सहज और सरल मेरे को एक व्यक्तित्व लगा। मगर जीवन के उस एक बीच के दौर में जब जो एक प्रदीप जी भाई साहब वाला वाक़या हो गया, और उसके बाद जो अपने परिवार में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें कि एक हृदय विदारक जैसा विषय था, तो इतनी सहज और सरल होने के बावजूद आपको लगा कि अब सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई, तो फिर वो एक बड़े मुश्किल दौर आशा जी ने कैसे सामना किया? नहीं, वो क्या है कि सर ने हमको इतना स्ट्रॉन्ग रखा है जी, हमें उन्होंने कभी इमोशंस, ऐसी भावुकता, भावना वाली बातें उन्होंने की नहीं। जैसे मगर पर एक होता है ना कि आप कह रहे हैं कि सर ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, और मैं उस आपके इस सौम्य चेहरे के पीछे उस छिपी हुई ताकत को भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मगर उसके बावजूद वो आप जो कह रहे हैं, तो वो जो है, मेरा जीवन आध्यात्मिक रहा है। जी, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था।
मैं तो मतलब जैसे सुबह से ऊपर से जैसे ये जो 2 रूम है उसमें पूजा के कमरे से, रसोई से और रूम में रहती थी। तो मेरा ज़्यादातर मतलब आप समझिए कि सुबह 4 घंटे और शाम के 4 घंटे, बाकी बीच का खाने का जो भी काम होता है ये सारा करके मेरा अध्यात्म में ही रहता पर था। अध्यात्म के साथ साथ बाकी के परिवार की जिम्मेदारी भी तो उस वक्त फिर उस दौर में तो मैं पूरा कर लेती थी। ये मुश्किलें तो रही। मुश्किलें तो रही है, जीवन में संघर्ष रहा है, जी। शुरू से संघर्षमय रहा है और मुझे ये भी पता है कि आगे भी रहेगा, इसलिए मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड भी हूँ, क्योंकि संघर्ष ही देखा है। तो यूँ लगता है नहीं कि आपको संघर्ष को तो वो करना पड़ता है। अगर सुख है, कोई आराम है, तो उसको तो कोई मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं, वो तो आएगा तो वैसे ही आप नॉर्मल रहेंगे। लेकिन जो संघर्ष होता है उस समय, जो आपके जीवन में उतार चढ़ा, उस समय जो डिसीजन होते हैं, उस समय जो परेशानियों को आपको फेस करना है, या तो आप फेस करके आगे बढ़ जाएंगे या फिर आप वहीं रुक जाएंगे या फिर रास्ता बदल लेंगे। तो मैंने उनको फेस किया, मैंने उनको लांघा, बिल्कुल उनका सामना मजबूती के साथ किया। मगर फिर भी हालांकि उस घटनाक्रम से हम बाहर निकलना चाहेंगे, मगर प्रदीप जी भाई साहब का होना, फिर संदीप जी का, और ये सब जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कहीं जहन में था कि आगे फिर से राजनीति में मैं सक्रियता से दिख पाऊंगी? जी, मैंने ऐसा सोचा भी कुछ नहीं था। तो जब तक कुछ कार्यकर्ता आ गए थे, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि जाना है या नहीं जाना है, या तो वो सब आ गए कि जो मैं लोकल हूँ, तो सबका ये भाभी नहीं, आपको आना पड़ेगा हमारे लिए आपको, तो वो फिर मैं उस हिसाब से आ गई थी। तो ये जब सब चीज़ें हुई तो उसके बाद 2018 का जो उपचुनाव था, या फिर हम अभी के हालिया 2018 का मुख्य चुनाव या हालिया उपचुनाव की बात करें, तो इस दौर में भी कभी आपको नहीं लगा कि अब मेरी दावेदारी? नहीं, हमको ये पता शायद उपचुनाव में शायद आप लड़ने के इच्छुक थे मेरे को। हाँ, नहीं, वो हमको ये पता है कि जो पार्टी और शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, तो वो खुद ही, उनको पता है, उनको अपने को कहने की जरूरत नहीं कि मैं दावेदार हूँ। तो हमें ये पता है कि जो भी होगा, जो आदेश वहाँ से होगा, जो पार्टी के हित में होगा, वो हमें मिल जाएगा। इस बार भी पार्टी के आदेश का इंतजार है, वो मैं समझ सकता हूँ, मगर आशा जी के मन में क्या है? नहीं, बस बिल्कुल पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो आदेश देगी उसी का इंतजार। पर कांग्रेस में कई बार क्या होता है कि वो आदेश आते आते इतनी देर हो जाती है कि कांग्रेस के किसी चेहरे को चुनाव भी लड़ाओ तो फिर उसके पास तैयारी के लिए 15-20 दिन ही बचते। अब वो देखिए, ऊपर की राजनीति तो बहुत बड़ी होती है, तो उनकी सोच तो अपने से ज़्यादा होती है, वो गहरी होती है। तो जो वो निर्णय लेंगे वो पार्टी के हित में ही लेंगे। पर ऊपर के लोगों के आला कमान की तरह आपने कुछ बात की, मगर अभी उन्होंने आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी है कांग्रेस में, एक आप बड़ी अच्छे तरीके से सक्रिय भी है, तो ऐसे में कहीं कोई संकेत भी मिलते हैं कि एक महिला चेहरा इस बार हम आजमा सकते हैं? हाँ, नहीं, ऐसा संकेत तो अभी नहीं मिला। अगर चलिए मान लेते हैं कि आशा जी एक नाम हो सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार महिला चेहरा का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा महिला चेहरा है, और राजनीतिक गलियारों में ये बातें होती है कि महिला चेहरा होने का एक अलग लाभ इसलिए मिलता है कि महिलाओं के वोट काफ़ी अच्छी तादाद में आ जाते हैं। तो हो सकता है कांग्रेस भी इस बार ये दाव खेले, तो उसके लिए आशा जी तैयार है क्या? हाँ, बिल्कुल, पार्टी अगर आदेश देगी तो बिल्कुल तैयार। पर एक चीज़ होती है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने का सोचते हैं, तो एक अपनी टीम बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आशा जी के पास जो वो टीम के दृष्टिकोण से क्या तैयारियां हैं? नहीं, टीम का तो ये होता है कि जैसे अभी अपने को या तो कह दे या थोड़ा सा इशारा हो जाए, तो जो पार्टी के पुराने जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब एक बार आ जाएंगे। पुराने कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं, मगर कांग्रेस के लिए इस राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये बात बोली जाती है कि कांग्रेस को हरा देती है। लोग कहते हैं कि वो खड़े हुए तो उन्होंने हरा दिया, फिर वो खड़े हो तो उन्होंने हरा दिया, फिर वो तीसरे खड़े हुए तो बाकी सबने मिलकर हरा दिया। इस तरह की बातें चलती है। देखो, पार्टी में तो सब तरह की बातें चलती है। तो आपको नहीं लगता है कि लोगों से जुड़ाव के साथ साथ इन बाकी दावेदारों को और बाकी बड़े बड़े नेताओं को, इनको एकजुट करके साथ लगाना बड़ी मशक्कत का काम है? नहीं, वो तो जो उस समय एक माहौल बनता है भाई, तो वो उस समय एक बार सब जो भी है एक बार साथ आते हैं। वो बात की बात है कि कौन किसको हराएगा या कौन किसके विरोध में, एक बार तो सब साथ में आ जाते हैं। पर इस सारी तैयारियों में जब आप देखते हो कि भारतीय जनता पार्टी में भी दावेदारों की मजबूत लाइन बनी हुई है और सारे दावेदार स्थानीय बाहरी के नारे भी चल रहे हैं, दावेदार भी अपनी दावेदारियां कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कहीं आपस के उनकी इन दावेदारियों के टकराव में कांग्रेस थोड़ा अपने फायदा भी सोच रही होगी? देखिए, पार्टी जिसको भी
पार्टी टिकट देती है तो उसमें अगर वो फायदा होता है तो बिल्कुल उसे स्वीकार तो आपको लग रहा है कि भाजपा की लड़ाई चलती रहे? नहीं। वो तो अब देखिए सब तरफ होता है ऐसा। पर ये राजसमंद को अगर देखते हैं तो ये थोड़ा सा कांग्रेस के लिए मुश्किल रहता है। काफ़ी चुनाव कांग्रेस यहाँ से हारी है, यहाँ तक कि राजस्थान में एकमात्र उपचुनाव कांग्रेस यहाँ हारी है, बाकी भारतीय जनता पार्टी सब जगह हारी है, यहाँ आके जीत गई। तो ऐसे में कांग्रेस के कितने चांस लगते हैं आपको 2023 में? नहीं, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, जो राहत शिविर किया है, और जो वो रोज उन्होंने सबके लिए सोच कर, जैसे सबसे नीचे से लेकर वृद्ध तक के लिए, बच्चे से लेकर, तो जो उन्होंने योजनाएं लागू की हैं, तो उसका जो अभी कैंप में भी जाते हैं तो उसका जो असर दिखता है। तो अभी तो उसका ये है कि बिल्कुल गहलोत साहब का जो ये फैक्ट है वो काम करेगा और बिल्कुल सरकार बनेगी सरकार। बिल्कुल। अच्छा, जो सरकार की तो आप दावे कर रहे हैं, मगर आप एक सभापति रहे हैं, उसके बाद भी राजनीतिक रूप से आप 7-8 साल मुख्य रूप से सक्रिय राजनीति से इतना नहीं जुड़े रहे हैं। तो एक सभापति का दायरा होता है एक शहर जी। तब एक शहर में आपका मान सकते हैं कि अच्छा दायरा था, तो ग्रामीण क्षेत्रों को अब कैसे आप मैनेज करेंगे अगर अवसर मिलता है? हाँ, तो वो होगा जैसे होता है। तो अब वैसे तो अभी जैसे ये कैंप में जाते हैं तो काफ़ी समय जगह हम जा चुके हैं, तो इतना ऐसा नहीं है कि कोई, ठीक है कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ थोड़ी सी पहचान नहीं होगी, लेकिन पंचायत में करीब करीब हमारा एक बार राउंड हो चुका है कैंप के जरिए या किसी फंक्शन के जरिए या कोई किसी शादी के बिहाव के जरिए, तो उससे एक बार ये मिलना जुलना हो चुका है। तो ये दावेदार जो दूसरे भी आते हैं, जैसे कि मैंने आपको देखा था जब वो रेल मंगरा प्रधान एक शहर में बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया था पद यात्रा का, या कोई अलग आप राहत कैंप में जाते हैं वहाँ दूसरे दावेदार मिलते तो आपस में बात होती कि नहीं होती कि ऐसा ये मन में नहीं आता कि अरे ये भी आ गए हैं, मैं भी आ गई हूँ, तो ये इनको मैं देख रही थी कि मेरे अकेले फायदा मिले? दावेदारों को देख के आपस में नहीं बिल्कुल ये भी मेरे कंपटीशन में ऐसा कोई ख्याल आता नहीं, ये बिल्कुल ख्याल नहीं आता, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं आता है। चाहे कोई भी है, पार्टी जिसको भी देगी उसके लिए हम पूरे मेंटली प्रिपेयर्ड है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये काट रहा है या ये नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई विचार मेरा नहीं आता है। कांग्रेस में क्या होता है कि हालांकि मैंने अभी एपिसोड भी बनाया था, काफ़ी नाम भी उसमें से निकल के आते हैं, उसके बाद भी जिक्र होता है कि हाँ ये भी लड़ना चाहते हैं, मगर कांग्रेस के दावेदार उस तरह से सक्रिय नहीं दिखाई देते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि हालिया विधायक होने के बावजूद भी अलग अलग चेहरे दावेदारी कर रहे हैं, पर कांग्रेस का चेहरा इतना बिल्कुल ताकत के साथ क्यों नहीं आता है आगे? कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस ने देखिए राज किया है जी, तो हम काम कर सकते हैं जी, हम काम को बता नहीं सकते, हल्ला नहीं कर सकते और उनको जो मतलब विरोध करना आता है तो हमको लगता है हमको ये चीज़ उनसे सीखनी चाहिए। तो इसलिए वो क्या होता है कि सब सहज सीधे होते हैं, तो वह उनको लगता है कि वह जब होगा तब देख लेंगे, तो इतना, और इनके ये मतलब यूँ कह सकते हैं कि ये 24 आवर्स चुनावी मोड में रहते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस थोड़ा सा नहीं, ये सच्चाई है और इसको सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो विरोधी है तो जहाँ से भी कोई अच्छी बात है तो उसे सीखना चाहिए। कांग्रेस के 2023 में राजस्थान में आप कह रहे हैं कि राहत योजनाओं के माध्यम से चांस है? बिल्कुल है, क्योंकि जब हम जाते हैं तो हम अपना नहीं बताते, हम कांग्रेस से जैसे हम किसी और को कहते भाई ये कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, ये किसने शुरू किया है, आप ये जो आपको राहत मिल रही है, तो वो खुद भी बताते हैं कि ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, अशोक जी गहलोत साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने ये किया है। तो उससे अपने को जो जनता का जो मिलता है तो उससे हमें लगता है कि नहीं, जनता में एक बहुत फर्क पड़ा है और उनके विचार, उनको भी लगता है कि नहीं हमें जो ये राहत मिल रही है कांग्रेस पार्टी से मिल। तो राज्य का तो आप बता रहे हैं कांग्रेस आ रही है, राजसमंद में? राजसमंद में तो देखिए जनता जो है जी, वो हमारी सर्वोच्च अदालत होती है जी। उन्होंने हमें जिस रूप में आज तक फैसला दिया है जी, और आगे भी वो जिस रूप में देगी हम उसे पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। पर आशा जी की आशा है कि अगले विधायक के रूप में महिला चेहरा तो आए मगर कांग्रेस से आए? देखिए वही है कि पार्टी का अगर आदेश होता है तो बिल्कुल उसके लिए तैयार। तो देखा आपने, हालांकि कुछ बातें ऐसी भी निकल कर आई जिसमें कि राजनीतिक जवाब थे, पार्टी के आदेश की बातें हुई है, पार्टी में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे इसकी बातें भी हुई है, मगर उसके इतर
काफ़ी ऐसे विषय भी थे जिस पर बड़ी बेबाकी से, बड़े स्पष्ट रूप से, जैसा कि मैंने इस पूरे इंटरव्यू में 2 से 3 बार जिक्र किया कि चीज़ों को इतनी आसानी के साथ स्वीकार कर लेना ये बहुत कम राजनेताओं में मिलता है, और इस इंटरव्यू के माध्यम से वो चीज़ें निकल कर आई है। और उसके साथ साथ जो राजनीतिक परिदृश्य है राजसमंद का, उस राजनीतिक परिदृश्य में आशा जी का कहना है चुनावी चेहरे बहुत हैं, मगर कांग्रेस का आला कमान जिसे भी अवसर देगा हम उसके लिए मजबूती से लड़ेंगे, और वो अवसर मेरे हिस्से आता है तो यकीनन न केवल मैं बेहतर टीम बना लूँगी, लोगों से हमने मिलना जुलना शुरू कर दिया है। उस मुलाकातों के दौर के बाद कोशिश ये की जाएगी कि आगे आने वाले 2023 के चुनाव में राजसमंद में इस बार कांग्रेस अपनी सीट जीतकर एक जो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने की पुरजोर कोशिश करेगी। अब देखते हैं क्या होता है। कोशिश ये भी करेंगे दूसरे दावेदार तक पहुँचे, उनसे भी जाने कि आखिर मिजाज चुनावी पूरे राजसमंद क्षेत्र में है क्या। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।